हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 34 और इसमें हम लोग प्रेमचंद्र के फटे जूते दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इससे पहले के हिंदी के वर्कशीट में हम लोगों ने पहला भाग पढ़ा था जिसमें कि लेखक ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया था प्रेमचंद्र के फोटोशॉप का, मतलब वो जो फ़ोटो खिंचवा रहे थे उसका। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट टाइम से आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दूसरी बात ये कि हमारे बगल में एक जन्मदिन का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि लोग डीजे बजा रहे हैं और सारे दरवाजे खिड़की बंद करने के बाद भी आवाज़ आ रहे हैं, इसलिए आप लोग उस म्यूज़िक की आवाज़ को इग्नोर करके अपने वर्कशीट पर ध्यान देंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ लेखक आगे कहते हैं कि मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। किसके चेहरे की तरफ? प्रेमचंद्र के चेहरे की तरफ, ठीक ना। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है? वो उनको बताना चाहते हैं प्रेमचंद्र को कि आपको पता है कि आपका जूता फट गया है। साहित्यिक पुरखे, पुरखे का मतलब होता है पूर्वज, ठीक ना। हमारे साहित्य में आज जो लेखक हैं इनसे बहुत पहले प्रेमचंद्र बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखा करते थे और हिंदी को आगे बढ़ाने में इनका काफ़ी महत्व रहा है और इनकी कहानियों का भी। तो इस तरह से इनको साहित्यिक पुरखे कहा गया है, साहित्य के पुरख मतलब पूर्वज कहा गया है। और उंगली बाहर दिख रही है, जूते फट गए हैं, उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं? अमूमन ऐसा होता है कि अगर हम लोग जब फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं तो अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं और अगर हमारे कपड़े ख़राब हों तो हमारे अंदर लज्जा होती है, संकोच होता है, झेपते रहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी प्रेमचंद्र के चेहरे पर नहीं दिख रहा था, मतलब वो संतुष्ट थे। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती थी? वो बताना चाहते हैं कि अगर तुम धोती को थोड़ी और नीचे कर लेते तो उंगली ढक जाती, फटा हुआ जूता ढक जाता, ठीक ना। लेकिन प्रेमचंद्र को इसकी परवाह कहाँ थी। वो दिखावेपन में विश्वास नहीं करते थे, वो जैसा थे वैसे ही बैठ गए। किसी परंपरा के अनुसार फ़ोटो खिंचवाना होगा और वो बैठकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, जब कोई भी फोटोग्राफर फ़ोटो खींचता है तो कहता ठीक है रेडी प्लीज, मतलब आप रेडी हो जाइए, अब मैं खींचने जा रहा हूँ। तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान, या मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो इसकी प्रेमचंद्र के दर्द को लेखक समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह प्रेमचंद्र अपने अभाव में रहते हुए भी उनको इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन फोटोग्राफर उन पर व्यंग कह रहा है, थैंक यू कह रहा है, ठीक ना। वो व्यंग कहा होगा और आपके इस दशा पर वो हंस रहा होगा, लेकिन प्रेमचंद्र को इससे मतलब नहीं था। वो हमारे साहित्य के बहुत बड़े पूर्वज थे, ठीक ना। उन्होंने हमारे हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है, उनकी देन है कि बहुत सी कहानियाँ हिंदी जगत में अच्छी अच्छी हम लोग आज पढ़ पाते हैं। तो इस तरह से ये उस चैप्टर का गद्यांश था और इस चैप्टर का अब कुछ प्रश्न है इस वर्कशीट का, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न है कि उपर्युक्त पठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। तो पहला प्रश्न है कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं। और दूसरा प्रश्न है लेखक को प्रेमचंद्र की मुस्कान में क्या दिखाई देता है। यहाँ तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र ने फोटो क्यों खिंचवाया होगा, आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं। और दूसरा है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद्र को लज्जा, संकोच या झेप होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि गद्यांश में आए आगत विदेशी शब्दों को छांटिए यथा रेडी प्लीज। तो ऐसे विदेशी शब्दों को हमें छांटना है। चलिए उत्तर लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं। तो इसका उत्तर है कि साहित्यिक पुरखे प्रेमचंद्र को कहा गया है। और यहाँ कह रहा है कि आप अपने पुरखों के बारे में क्या जानते हैं। तो सबके पुरखों के बारे में अलग अलग बातें होंगी, तो ये आप अपने अभिभावक से पूछ करके एक लाइन यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक ना, क्योंकि सबकी बातें अलग अलग होंगी। और नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न है कि लेखक को प्रेमचंद्र की मुस्कान में क्या दिखाई देता है। तो इसका उत्तर है लेखक को प्रेमचंद्र की मुस्कान में दर्द दिखाई देता है, ठीक। और तीसरा प्रश्न है कि
लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र ने फ़ोटो क्यों खिंचवाई होगी? आप अपनी फ़ोटो कब खिंचवाते हैं? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद्र ने अपना फ़ोटो किसी परंपरा के अनुसार खिंचवाया होगा। हम अपना फ़ोटो किसी विशेष अवसर पर खिंचवाते हैं, जैसे जन्मदिन, शादी या दोस्तों के साथ सेल्फी। अब तो सेल्फी का ज़माना आ गया, कभी भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। अब कोई परंपरा नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसे फ़ोटो खिंचाते हुए प्रेमचंद्र को लज्जा या झेप होना चाहिए था? तो इसका उत्तर है, क्योंकि लेखक के कपड़े सही नहीं थे और उनका जूता फटा हुआ था, इसलिए उनको लज्जा आनी चाहिए थी, झेप होना चाहिए था। नेक्स्ट है कि गद्यांश में आए आगत विदेशज शब्दों, हम लोग शब्द पढ़े हैं ना, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो उसी में से विदेशज शब्दों को छांटिए। जैसे उसमें दिया हुआ है रेडी प्लीज, तो इस तरह के शब्द हैं उसमें, फोटोग्राफर, रेडी प्लीज, थैंक यू, इस तरह के विदेशज शब्द हैं। तो बच्चों, आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई और इसके सारे प्रश्न भी कंप्लीट हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।